Hello students, welcome back to my channel Incredible Scholars, and today we are going to proceed with our chapter Nazism and the Rise of Hitler. आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूथ इन नाजी जर्मनी। उसके बाद हम इसी सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, एंड फाइनली इन सेक्शन 4 विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। फाइनली we'll be discussing about the Holocaust, what was the Holocaust, and how did the world come to know about Holocaust. Holocaust क्या था और दुनिया को Holocaust के बारे में कैसे पता लगा, ये सब हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So first of all we are going to start with the first topic, that is youth in Nazi Germany. So here we must remember that Hitler, who was Hitler? He was the leader of the Nazi party. He was the military dictator in Germany. So Hitler, he was very much interested. He was fanatically interested. पागलपन की हद तक वो जर्मनी के यूथ्स में इंटरेस्टेड था. क्यों? What was the main reason? क्योंकि हिटलर चाहता था एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी को बिल्डअप करना जर्मनी के अंदर, और अपने इस ड्रीम को रियलाइज करने के लिए वो ये सोचता था, वो ये समझता था, या हम कहें उसका ये मानना था कि देयर मस्ट बी सम कंट्रोल ओवर द लाइफ ऑफ द यूथ. दे वर टू बी टॉट इन नाजी आइडियोलॉजी. उनको नाजी आइडियोलॉजी सिखाना, उसमें ट्रेन करना बहुत जरूरी है. एंड दैट वाज व्हाई ही वांटेड टू कंट्रोल द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल. वो ये चाहता था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी को बिल्डअप किया जाए, और ऑब्वियसली इसके लिए वो ये चाहता था कि यूथ को नाजी आइडियोलॉजी में ट्रेन किया जाए, और इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की जो लाइफ है उसको इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल उसको कंट्रोल किया जाए. सो फॉर दैट पर्पस सबसे पहला काम उसने क्या किया? द प्यूरिफिकेशन एंड क्लींजिंग ड्राइव ऑफ स्कूल्स. स्कूल्स के अंदर उसने प्यूरिफिकेशन और क्लींजिंग ड्राइव स्टार्ट किया. What was this purification and cleansing drive of schools? Under this program, या हम कहें इस ड्राइव के अंदर हिटलर ने क्या किया, या नाजीज ने क्या किया? जितने भी ज्यूज टीचर्स थे, या वो सारे टीचर्स जो पॉलिटिकली अनरिलायबल थे, उन सभी टीचर्स को स्कूल से बाहर कर दिया गया. So the first step what they had taken, that was purification and cleansing of schools, under which what they did, they had thrown out all the Jew teachers as well as the teachers who were considered politically unreliable. After that, good children, जो good German children थे, यहां कहें जो डिजायरेबल चिल्ड्रन थे, प्योर आर्यन चिल्ड्रन थे, उनको सेग्रीगेट किया गया. दैट मीन्स द नेक्स्ट प्रोसेस दैट वाज द सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स. यहां पर गुड जर्मन चिल्ड्रन को क्या किया गया? जो अनडिजायरेबल बच्चे थे, अनडिजायरेबल ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें ज्यूज थे, जिसमें जिप्सीज थे, जिसमें फिजिकली अनफिट या फिजिकली चैलेंज्ड जर्मन बच्चे भी थे, उनको सेग्रीगेट किया गया. द गुड आर्यन चिल्ड्रन, दे वर नॉट अलाउड टू मिक्स, दैट मीन्स टू प्ले विद द चिल्ड्रन हु बिलोंग टू दीज अनडिजायरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल.
यानी कि ये जो अनडिजायरेबल ग्रुप के बच्चे थे उनके साथ ना तो वो खेल सकते थे, ना वो उनके साथ क्लास में बैठ सकते थे। ऐसे स्टूडेंट्स को पहले सेग्रीगेट किया गया, उसके बाद उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। एंड ड्यूरिंग 1940s they were even taken to the gas chambers where they were killed in large numbers by putting them under the gas chambers, inside the gas chambers में डालकर उनको मार दिया गया। Then good Aryan children they were given a training in Nazi ideology। जो हम कहें डिजायरेबल जो बच्चे थे, जर्मन बच्चे थे डिजायरेबल, उनको नाजी आइडियोलॉजी में ट्रेन किया गया। और इसके लिए सबसे पहला काम क्या किया गया, जो भी स्कूल टेक्स्ट बुक्स थी, स्कूल टेक्स्ट बुक्स को क्या किया गया, फिर से लिखा गया और उसमें रेशियल साइंस को इंक्लूड किया गया। वी नो कि हिटलर जो है वो रेशियल सुपेरियोरिटी में विश्वास करता था, रेशियल हायरार्की में विश्वास करता था, जहां पर उसका ये मानना था कि ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वो टॉप पर हैं और ज्यूज वर एट द बॉटम, और बाकी रेसेस के जो लोग हैं वो इन दोनों के बीच में अपनी जगह पाते हैं। सो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द नाजी आइडिया ऑफ रेस, racial science was also introduced in school textbooks. Children, they were taught to be submissive। उनको क्या पढ़ाया गया कि they must be submissive and loyal। उनको आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनको लॉयल होना चाहिए। They should hate Jews। उनको क्या करना है, Jews से और जो अनडिजायरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जर्मनी के अंदर, उनसे हेट करनी है और हिटलर की पूजा करनी है, यानी कि हिटलर को भगवान की तरह से मानना है। देन ही वांटेड दैट दोज स्पोर्ट्स मस्ट बी प्रमोटेड विच वुड मेक चिल्ड्रन स्टील हार्टेड। उसका ये मानना था कि ऐसे स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाना चाहिए जो बच्चों में हिंसा को बढ़ावा दें, राइट, जो हिंसा को बढ़ावा दें और उनको स्ट्रांग बनाएं, उनको एग्रेसिव बनाएं। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट वाज डन, ही वांटेड कि बॉक्सिंग जैसे गेम्स को प्रमोट किया जाए, बॉक्सिंग जैसे गेम्स को प्रमोट किया गया जिससे कि उनके अंदर हिंसा को बढ़ावा दिया जाए, किसके अंदर, बच्चों के अंदर, राइट। देन बेसिकली जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे जर्मनी के अंदर, जो भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे, दे वर मेड रेस्पॉन्सिबल, उनको रेस्पॉन्सिबल बनाया गया किस चीज के लिए, टू एजुकेट जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। नेशनल सोशलिज्म को पढ़ाने के लिए, उसमें उनको ट्रेन करने के लिए जर्मन बच्चों को, या हम कहें जर्मन यूथ्स को नाजी आइडियोलॉजी में या नेशनल सोशलिज्म जो नाजी आइडियोलॉजी का पार्ट था उसमें ट्रेन करने का जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसको दी गई, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को। नाउ एट द एज ऑफ 10, यानी कि वो 10 साल के होते थे, तो उनको एक नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज यंग फॉक, उसमें एंट्री करना होता था। दैट मीन्स जो भी बच्चे होते थे 10 साल की एज में, यंग फॉक ये एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन था छोटे बच्चों के लिए, तो उसको वो ज्वाइन करते थे। जब वो 14 इयर्स के हो जाते थे, दे वर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द नाजी यूथ और हिटलर यूथ। और यहां पर वो जो बच्चे होते थे, दे वर लर्न टू वर्शिप वॉर को वर्शिप करना, ग्लोरीफाई एग्रेशन, एग्रेशन को ग्लोरीफाई करना यानी कि उसकी तारीफ करना, वायलेंस को बढ़ावा देना, हेट ज्यूज एंड अदर अनडिजायरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल, देन कंडेम डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की आलोचना करना, ये सारी चीजें वो यहां पर सीखते थे इन नाजी यूथ विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड हिटलर यूथ। हिटलर यूथ, इसको हिटलर यूथ भी बोला जाता था, राइट।
जब वो 18 इयर्स के होते थे, एट द एज ऑफ 18 इयर्स दे ज्वाइन द लेबर सर्विस, उनको लेबर सर्विस ज्वाइन करना होता था, एंड फाइनली दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस, जर्मन आर्म फोर्सेस, यानी कि जर्मन आर्मी में अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी होती थी, और किसी न किसी एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन करना होता था। ये जो नाजी यूथ, दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशन, इसको 1922 में एस्टैब्लिश किया गया था, एंड इन द ईयर 1926 इट वाज रीनेम्ड एज हिटलर यूथ। In order to unify the youth organizations, जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको यूनाइट करने के पर्पज से फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज डन, जितने भी दूसरे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको पहले सिस्टमेटिकली बैन किया गया, सिस्टमेटिकली उनको डिसॉल्व किया गया, और फाइनली उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। So this was how you can see कि since the time the child was entering into the school, schools के अंदर भी उनको वही चीज सिखाई जा रही है, यानी कि पूरा एक प्रॉपर नाजी आइडियोलॉजी में उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है कि उनको वायलेंस को ग्लोरीफाई करना है, उनको एग्रेशन को ग्लोरीफाई करना है, उनके अंदर वायलेंस यानी कि हिंसा और गुस्सा उनके अंदर कूट कूट कर भरा जाता था, उनके अंदर ये भावना भरी जाती थी कि उनको ज्यूज हैं या जिप्सीज हैं या जो दूसरे अनडिजायरेबल ग्रुप्स के जो बच्चे हैं उनसे उनको हेट करना है, उनसे घृणा करनी है, हिटलर को एक भगवान की तरह से उन्हें पूजना है। व्हाई? बिकॉज हिटलर ही वॉज प्रेजेंटेड एज अ मसीहा, अ पर्सन हु हैड कम टू हेल्प द पीपल ऑफ जर्मनी to pull them out from all their problems। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा मसीहा जो लोगों को उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाने आया है। Now next move to Nazi cult of motherhood। In this section, in this topic we'll be discussing about how the women were to be treated in Nazi Germany, किस तरह से women को नाजी जर्मनी में ट्रीट किया जाता था। So first of all, जो नाजी जर्मनी के अंदर जो बच्चे थे, शुरुआत से उनको एक चीज सिखाई जाती थी कि there was no equality between men and women, यानी कि men और women के बीच में किसी भी तरह की कोई भी equality exist नहीं करती है। That means they were radically different from one another। वो एक दूसरे से पूरी तरह से क्या है, अलग हैं। They were not equal, and therefore it was told that जो women का जो डिमांड है कि उनको इक्वल पॉलिटिकल और सोशल राइट्स उनको दिए जाएं, ये डिमांड भी बिल्कुल गलत है। Actually, this was the time during the 19th and 20th century we do find कि कुछ हमारे women organizations थे जो लगातार इस चीज के लिए डिमांड कर रहे थे कि women को equal political और social rights उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। This was a democratic demand, लेकिन चूंकि हिटलर डेमोक्रेसी में विश्वास भी नहीं करता था, तो अल्टीमेटली उसका ये कहना था कि ये जो women की डिमांड है कि उनको इक्वल सोशल और पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, ये डिमांड पूरी तरह से गलत है। दिस वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। बॉयज, अब यहां पर बॉयज जो थे उनको शुरुआत से ये चीज सिखाई जाती थी कि उनको कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, उनको एग्रेसिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा मस्क्यूलिन होना चाहिए, राइट। और गर्ल्स को ये सिखाया जाता था दैट it was their responsibility to maintain purity of race। उनको क्या करना है, अपने रेस की प्योरिटी को, यानी कि आर्यन रेस की प्योरिटी को मेंटेन करना है, उनको प्योर आर्यन चिल्ड्रन को बोर करना है। They were required to distance themselves from Jews and other undesirables। जो ज्यूज हैं और जो दूसरे अनडिजायरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं,
जिसमें जिप्सीज हैं, जिसमें पोल्स हैं, जिसमें रशियंस हैं, जिनको हिटलर अनडिजायरेबल मानता था, सब ह्यूमन मानता था, उनको वो रेशियली इंफीरियर मानता था। तो हिटलर का ये कहना था कि द विमेन इन नाजी जर्मनी, द गर्ल्स इन नाजी जर्मनी, दे शुड नॉट मेंटेन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद देम। उनको उनके साथ में किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं रखना है, जिससे कि आर्यन रेस की प्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। एंड टुगेदर विद दैट ही कंसीडर कि जो गर्ल्स हैं उनकी व्हाट वाज देयर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मानता था कि दे शुड लुक आफ्टर देयर होम्स, उनको अपने घरों की देखभाल करना चाहिए और अपने बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी में ट्रेन करना चाहिए, नाजी आइडियोलॉजी सिखानी चाहिए। यानी कि उनको क्या सिखाना चाहिए, दैट दे वर टू बी एग्रेसिव, वो एग्रेसिव हो, हिंसक हो, वायलेंस में बिलीव करें, वॉर को ग्लोरीफाई करें, जीव से और जो दूसरे अनडिजायरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं उनसे वो हेट करें, घृणा करें, डेमोक्रेसी को कंडेम करें, हिटलर को वो वर्शिप करें एज अ गॉड, एज अ मसीहा। तो ये सारी चीजें वो ये मानता था कि जो मदर्स हैं, जो गर्ल्स हैं, वंस दे वर बिकमिंग द मदर, दे वर टू टॉट टू देयर चिल्ड्रन। इन 1933 में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया तो उसने ये डिक्लेयर किया दैट मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन इन हिज स्टेट। उसका ये कहना था, उसने ये डिक्लेयर किया कि मदर्स जो हैं वो उसके स्टेट के अंदर, यानी कि नाजी जर्मनी के अंदर मदर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीजन है। लेकिन यहां पर हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि उसने ये कहा तो सही कि दैट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन इन हिज स्टेट बट नॉट ऑल मदर्स। लेकिन सभी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। ऑब्वियसली वो विमेन, दोज हु वर rearing the undesirable children, they were severely punished. वो मदर्स, वो विमेन, वो औरतें जिनके अनडिजायरेबल बच्चे थे, उन औरतों को पनिश किया जाता था। और दूसरी तरफ दोज हु वर बोर्न द डिजायरेबल चिल्ड्रन, उनको फेवर ट्रीटमेंट मिलता था। फेवर ट्रीटमेंट दैट मीन्स दे वर टू बी गिवन कंसेशंस, उनको कंसेशंस दिए जाते थे। दे वर गेटिंग डिस्काउंट इन द शॉपिंग मॉल्स, दे वर गेटिंग डिस्काउंट्स, कंसेशंस इन द रेलवे फेयर्स, इन बस टिकट्स एज वेल एज एट द सिनेमा हॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स। यानी कि इस तरह से आप देखो तो पूरी तरह से there was a complete discrimination between the women who were born the undesirable children and the desirable children. Not only this, in order to encourage the women को इस चीज के लिए encourage करने के लिए कि वो desirable children को produce करें, डिजायरेबल यानी कि प्योर आर्यन रेस के बच्चों को वो पैदा करें, तो इसके लिए उसने उनको ऑनर भी देना शुरू किया। दैट मीन्स दे वर टू बी ऑनर्ड। किस तरह से उनको ऑनर किया, ये डिक्लेयर कि वो मदर्स जिनके अगर वो 4 बच्चों को पैदा करती हैं और वो प्योर आर्यन रेस के हैं, देन दे वर टू बी गिवन ब्रॉन्ज क्रॉस, एक तरह से ब्रॉन्ज मेडल उनको दिया जाएगा। दोज हु हैड द 6 चिल्ड्रन, they were to be given the silver cross, उनको सिल्वर मेडल या सिल्वर क्रॉस दिया जाएगा। एंड फाइनली those who were having 8 and more children, they were to be honored with the gold cross। तो इस तरीके से उसने वहां पर विमेन के बीच में पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया। वो विमेन जो डिजायरेबल बच्चों को रियर कर रही थी, they were to be honored, they were given a favor treatment in नाजी जर्मनी। बाकी जो अनडिजायरेबल बच्चे जिनके थे उनको पनिश किया गया। All Aryan women, now जितनी भी आर्यन विमेन थी, those who were deviated, जो इस प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी नाजीज का प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट था, जो उसको नहीं मानती थी, उससे डिविएट हो जाती थी, उससे हट जाती थी या उसको फॉलो नहीं करती थी,
ऐसी विमेन को सीवियरली पनिश किया जाता था। इफ दे वर मेंटेनिंग, ऐसी विमेन जो किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन मेंटेन करती थी विद द अनडिजायरेबल्स, जो अनडिजायरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल, जिसमें आपके ज्यूज थे, जिसमें आपके जिप्सीज थे, जिसमें रशियंस थे, पोल्स थे, अगर इन अनडिजायरेबल ग्रुप्स के साथ वो किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन मेंटेन करती थी तो उनको सीवियरली पनिश किया जाता था। उनको उनके हेड्स, यानी कि उनके हेड्स को शेव कर दिया जाता था, उनको गंजा कर दिया जाता था, यानी कि उनके हेड्स को साफ कर दिया जाता था, उनके फेसेस को ब्लैक किया जाता था, उनके मुंह को काला किया जाता था, और उसके बाद उनको पूरे शहर में घुमाया जाता था और उनके गले में प्लेकार्ड्स लग के रहते थे अराउंड देयर नेक्स। उनके गले में प्लेकार्ड्स पड़े रहते थे जिस पर लिखा रहता था, आई हैव सुलीड द ऑनर ऑफ द नेशन, मैंने अपने देश के सम्मान को नुकसान पहुंचाया है। सो दिस वॉज हाउ यू कैन सी कि किस तरह से विमेन को टॉर्चर किया जाता था, उनको किस तरह से सीवियरली पनिश किया जाता था अगर वो नाजीज के प्रेस्क्राइब कोड को फॉलो नहीं करते थे और वो किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप अनडिजायरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल के साथ मेंटेन करते थे। तो उनको क्या किया जाता था, उनके हेड्स को शेव किया जाता था, उनके फेस को डार्क किया जाता था और पूरे शहर में उनको घुमाया जाता था और उनके गले में पट्टियां पड़ी रहती थी, यानी कि प्लेकार्ड्स पड़े रहते थे जिन पर लिखा रहता था कि उन्होंने, यानी कि वो अपने क्राइम को खुद बताती थी कि उन्होंने अपने देश के सम्मान को नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए उनको ये पनिशमेंट मिला है। इस तरह की बहुत सारी विमेन को, अ लार्ज नंबर ऑफ सच विमेन, इनको जेल भेज दिया गया और ऑब्वियसली दे लॉस्ट देयर सोशल ऑनर, और साथ ही साथ अपने इस क्राइम के लिए उनको अपने फैमिलीज, अपने हस्बैंड्स, अपने फादर को भी खोना पड़ा। सो दिस वाज हाउ the mothers, or you can say the women, they were to be treated in Nazi Germany under Hitler. Now we will be discussing about art of propaganda, that means how the Nazis propagated their ideas. उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को किस तरह से प्रोपगेट किया, किस तरह से उन्होंने मीडिया और लैंग्वेज को यूज किया, किस तरह से उन्होंने मीडिया को इस तरह से यूज करने की कोशिश की जिससे कि उनके रिजीम का सपोर्ट, यानी कि उनका जो रूल है जर्मनी के अंदर, उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके। सो हियर वी डू फाइंड द नाजीज, दे हैड यूज्ड द लैंग्वेज एंड मीडिया क्लेवरली। उन्होंने बहुत कायदे से, बहुत चालाकी से लैंग्वेज और मीडिया को उन्होंने यूज किया अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, एंड टू गेन सपोर्ट, राइट। यानी कि अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए और सपोर्ट गेन करने के लिए उन्होंने मीडिया और लैंग्वेज को बहुत चालाकी से उन्होंने यूज किया। उन्होंने कभी भी अपने ऑपरेशंस के लिए, अपने जो भी काम उन्होंने किया, जो भी मास किलिंग उन्होंने किया, जो भी क्राइम्स अगेंस्ट पीस या ह्यूमैनिटी उन्होंने किया, उन्होंने कभी भी ओपन वर्ड्स को वहां पर यूज नहीं किया। They use chilling and deceptive words, यानी कि उनको देखकर, उन वर्ड्स को सुनकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि they were actually used for such acts which were termed as a crimes against humanity। यानी कि उन वर्ड्स को सुनकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये वर्ड्स उन्होंने अपने उन सभी कामों के लिए कहे या यूज किए जिन कामों को, जिन एक्ट्स को क्या कहा जाता है, दे वर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दे वर द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जैसे अगर हम स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये जो वर्ड्स थे इनको यूज किया जाता था फॉर मास किलिंग ऑफ
ज्यूस, यानी कि ज्यूस की मास किलिंग को वो क्या कहते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सॉल्यूशन। यूथेनेशिया, ये वर्ड यूज किया जाता था फॉर किलिंग ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड जर्मन, यानी कि वो जर्मन जो फिजिकली हैंडीकैप थे, जो फिजिकली डिसेबल्ड थे, उनको मारने के लिए जो प्रोग्राम चलाया जाता था, उसके लिए वो यूथेनेशिया वर्ड को यूज किया करते थे। इवैक्यूएशन, दिस वॉज द वर्ड इवैक्यूएशन, ये वो शब्द था जिसको यूज किया जाता था फॉर डिपोर्टिंग पीपल, लोगों को डिपोर्ट करने के लिए टू गैस चैम्बर्स। गैस चैम्बर्स में जब लोगों को भेजा जाता था तो इसके लिए वो इवैक्यूएशन वर्ड का यूज किया करते थे। और गैस चैम्बर्स को भी क्या कहा जाता था, डिसइंफेक्शन ग्राउंड। सो हियर बाय गोइंग थ्रू ऑल दीज वर्ड्स नोबडी कैन जज, कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये वर्ड्स एक्चुअली किस लिए यूज किए जा रहे हैं, कि ये वर्ड्स एक्चुअली क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए यूज किए जा रहे हैं। नाजी आइडियाज, इनको स्प्रेड किया गया, इनको फैलाया गया, इनको प्रमोट किया गया थ्रू विजुअल इमेजेस के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, लीफलेट्स के थ्रू, राइट, देन रेडियो के थ्रू कैची स्लोगन्स बनाए गए। तो ये सारे उन्होंने तरीके अपने यूज किए फॉर प्रमोटिंग देयर आइडियाज और टू स्प्रेड देयर आइडियाज अमंग द पीपल। पोस्टर्स के अंदर भी वो सारे ग्रुप्स जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था एज एनिमीज ऑफ जर्मन्स, जिसमें आप कह सकते हो रशियंस थे, पोल्स थे, ज्यूज थे, राइट, सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे या लिबरल्स थे। ये सारे ग्रुप्स को उन्होंने क्या कहा, दे वर ऑल एनिमीज ऑफ जर्मन्स। और इनको स्टीरियोटाइप किया गया, मजाक बनाया गया, उनको गालियां दी गई और उनको ईवल्स यानी कि दुष्ट कहकर, शैतान कहकर उनको बुलाया गया। सोशलिस्ट और जो लिबरल्स थे, सोशलिस्ट और लिबरल्स, दे वर द सफरर्स, और उनको मैलिशियस फॉरेन एजेंट, दुष्ट फॉरेन एजेंट्स कहकर उनको बुलाया गया, यानी कि उनकी इमेज इस तरह से फॉर्म की गई कि वो जर्मनी का भला नहीं चाहते हैं, वो जर्मनी के खिलाफ हैं, वो जर्मनी के खिलाफ जो विदेशी साजिशें हैं उसका वो एक हिस्सा है। तो उनके खिलाफ भी लोगों में एक गुस्सा, एक हैट्रेड, एक घृणा पैदा करने की कोशिश नाजीज ने मीडिया के थ्रू किया। नो, ज्यूज के खिलाफ हैट्रेड क्रिएट करने के लिए व्हाट दे डिड, दे मेड द प्रोपेगेंडा फिल्म्स। प्रोपेगेंडा फिल्म्स जो है वो उन्होंने बनाई जिससे कि ज्यूज के खिलाफ एक घृणा, एक हैट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। एंड द मोस्ट इनफेमस फिल्म, इसमें सबसे ज्यादा जो इनफेमस, सबसे ज्यादा जो इनफेमस जो फिल्म थी, दैट वाज द एटर्नल ज्यू। सबसे ज्यादा बदनाम अगर हम कहें तो दैट वाज द एटर्नल ज्यू। ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज थे उनको स्टीरियोटाइप किया गया, उनको मार्क किया गया। दे वर रिप्रेजेंटेड एज कि वो जो है वो बहुत लंबा सा काफ्टेंस पहनते हैं और उनकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है जो वो उनके लहराती रहती है। अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि नाजीज को, यानी कि जर्मन सोसाइटी के अंदर ज्यूज को बाकी लोगों से सेपरेट कर पाना, उनको अलग तरीके से देख पाना, इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट बिकॉज दे वर हाईली एसिमिलेटेड। वो पूरी तरह से आप कह सकते हो कि वो पूरी तरह से उसमें मिक्सअप थे। दे वर रेफर टू एज, अब जो ज्यूज थे उनको क्या कहा गया, दे वर डिस्क्राइब्ड एज वर्मिन, दे वर डिस्क्राइब्ड एज रैट्स, पेस्ट, यानी कि उनको कीड़े मकोड़े और चूहों की संज्ञा दी गई। एंड उनके जो मूवमेंट्स थे, दे वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट्स, यानी कि चूहों के जो मूवमेंट्स होते हैं उनसे उनके मूवमेंट को कंपेयर किया गया। तो यहां पर हम इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम क्लियरली कह सकते हैं कि नाजीज ने क्या किया, नाजीज ने
लोगों के दिमाग पर काम किया, उनके इमोशंस को उन्होंने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। नाजीज ने लोगों के दिमाग पर काम किया, राइट। उनके इमोशंस को उन्होंने क्या कर लिया, अपने वश में कर लिया। और उनका जो एक घृणा थी, जो उनका एक गुस्सा था, उसको उन्होंने मोड़ दिया। किस तरह? उन लोगों के खिलाफ जिनको उन्होंने प्रोजेक्ट किया दैट दे वर अनडिजायरेबल, यानी कि बेसिकली उनके गुस्से को, उनकी घृणा को, उनको यह समझाने की कोशिश की कि उनकी जो भी परेशानियां हैं उसका मूल कारण, उसका रूट कॉज ये अनडिजायरेबल ग्रुप्स हैं। और इन अनडिजायरेबल ग्रुप्स में कौन थे? ज्यूज, जिप्सीज और सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स। ये सारे उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि वो सारे के सारे क्या हैं? अनडिजायरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं। और लोगों के, यानी कि जर्मनी के जो भी लोग हैं, उनकी परेशानियों का वो रूट कॉज है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो गुस्सा था, उनके अंदर जो घृणा थी, उसको उन्होंने इन लोगों के खिलाफ मोड़ने की कोशिश की और इसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। नाउ वील बी मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज होलोकॉस्ट। Now we are moving to the last section and the topic knowledge about the Holocaust. What was Holocaust? Actually Holocaust, they were the Nazi killing operation against Jews, यानी कि Jews के खिलाफ जो नाजी mass killing operations थे, उनको क्या बोला जाता था? Holocaust. They were called Holocaust. Jews, obviously the Jews, they were the worst sufferers in Nazi Germany. They had faced atrocities एंड सफरिंग्स, उनको बहुत ज्यादा अत्याचार सहने पड़े थे इन कंसंट्रेशन कैंप्स। कंसंट्रेशन कैंप्स में इससे पहले कि उनको गैस चैम्बर में भेजा जाता है, यानी कि इससे पहले कि उनको गैस चैम्बर्स में उनके फाइनल किलिंग के लिए, या आप कहें उनको मारने के लिए गैस चैम्बर्स में डिपोर्ट किया गया, उससे पहले उनके ऊपर बुरी तरीके से अत्याचार किए गए। So they were the worst sufferers. तो ऑब्वियसली यहां पर जो ज्यूज थे, ज्यूज के अंदर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग थी, उनके अंदर ये स्पिरिट थी कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है, जो भी उनका दुर्भाग्य है, उस दुर्भाग्य के बारे में, यानी कि उनके साथ क्या हुआ है, किस तरह का उनके साथ बर्ताव किया गया है नाजीज के द्वारा जर्मनी के अंदर, तो उनके अंदर एक इनडोमिटेबल, यानी कि एक ऐसी स्पिरिट थी, एक ऐसी भावना थी जिसको दबाया नहीं जा सकता था। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने मिसफॉर्च्यून के बारे में लिखा, उनको प्रिजर्व किया, जिससे कि वर्ल्ड उनके मिसफॉर्च्यून के बारे में जान पाए, सो दैट द वर्ल्ड कुड नो व्हाट हैड हैपेंड टू देम। उनके साथ नाजीज के समय में उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, नाजीज ने उनको किस तरह से ट्रीट किया। When the war was about to get over, जब वॉर जो है, अब नाजीज नहीं चाहते थे कि दुनिया को उनके क्राइम के बारे में पता लगे, तो उन्होंने जो है अपने जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, उन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने नष्ट करने का, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय करने का उन्होंने पूरा प्लानिंग किया। जब उनको लगा कि वॉर जो है खत्म होने वाला है और इस वॉर में जर्मनी की हार होने वाली है, तो उन्होंने अपने इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें ऑर्डर दिए गए थे कि ज्यूज को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाए या कंसंट्रेशन कैंप से गैस चैम्बर्स में भेजा जाए, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया। और इसके लिए जो भी नाजी ऑफिशियल्स थे, उनके बीच में पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे कि इनको जला दिया जाए और दुनिया ये कभी भी ना जान पाए कि नाजीज ने एक्चुअली ज्यूज के साथ क्या किया। लेकिन अल्टीमेटली ज्यूज, मैंने आपको पहले बताया कि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, एक स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिट थी उनके अंदर
कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को दुनिया के साथ शेयर करें, दुनिया को पता लगे कि उनके साथ क्या हुआ। तो उन्होंने अपने डायरीज को मेंटेन किया, नोटबुक्स को मेंटेन किया, आर्काइव्स को मेंटेन किया, सीक्रेसी में छिपकर, और जिससे कि दुनिया को पता लग सके कि उनके साथ क्या हुआ, यानी कि दुनिया को उनके दुर्भाग्य के बारे में, उनके मिसफॉर्च्यून के बारे में पता लग सके। ऑब्वियसली जो हिस्ट्री है या मेमोरी है होलोकॉस्ट की या नाजी किलिंग ऑपरेशंस की, ये आज भी जिंदा है थ्रू मेमोयर्स। किसमें? मेमोयर्स में, फिक्शन में, डॉक्यूमेंट्स में, पोइट्री में, म्यूजियम्स में, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये ऑब्वियसली उन लोगों के लिए एक सबक है, एक चेतावनी है जो हिटलर के साथ थे। उन लोगों के लिए एक सबक है जिन्होंने हिटलर का साथ दिया या जो चुप रहे। सो दिस वॉज वॉट अबाउट द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट एक्चुअली है क्या? नाजी किलिंग ऑपरेशंस, और किस तरह से वर्ल्ड को इसके बारे में पता लगा। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द होलोकॉस्ट। तो इस पर बेस्ड हमारा जो इस सेक्शन और जो पिछला सेक्शन हमने पढ़ा, उसमें हमारे क्वेश्चंस क्या बनते हैं? मेन क्वेश्चंस, हाउ डिड द यूथ्स ट्रीट, हाउ वर द यूथ्स ट्रीटेड इन नाजी जर्मनी, एक क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। तीसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि हाउ डिड नाजीज यूज द मीडिया in Germany to propagate their ideas, to propagate their ideology, to spread their ideas, or to get the support for their regime. फिर हमारा इसमें से Holocaust, what was the Holocaust and how did the world come to know about the Holocaust। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे 3-4 क्वेश्चंस इन दोनों सेक्शंस में से हम बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट, आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। आपको ये सारे वीडियोस इस चैप्टर के कैसे लगे, इसके बारे में मुझे कमेंट करिए, देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द नेम इज इनक्रेडिबल स्कॉलर्स, एंड प्लीज press the bell icon so that you will be getting the notification whenever a new video is to be uploaded। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, डेमोक्रेटिक राइट्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो ऑब्वियसली हम लोग जो है वो डेमोक्रेटिक राइट्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सो थैंक यू and have a happy learning।